हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अचीवर्स क्लासेस जमुई। तो आज हम लोग बच्चों इस क्लास में फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हम लोगों का वर्क, एनर्जी एंड पावर। आप लोगों के बुक में चैप्टर का नाम वर्क एंड एनर्जी है, लेकिन हम लोगों को पावर भी पढ़ना है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है। तो जैसे कि आज हम लोग इस वीडियो में इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग केवल वर्क को पढ़ेंगे, और वर्क से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा, उन सभी को आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हम लोग ज्यादा लेट नहीं करते और ज्यादा ऐसे बात भी नहीं बनाते, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, जूनियर क्लास में भी वर्क के बारे में जानते होंगे। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग अगर समझते हो कि वर्क जो है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो। ठीक है। जैसे कोई खाना खा रहा है, जैसे कोई बैठ के मूवी देख रहा है, तो वो बोलेगा कि वर्क है, ऐसा बात नहीं है। वर्क, फिजिक्स जो है, वर्क तभी बोलता है जब किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स अप्लाई करने के बाद उस बॉडी में मोशन हो जाता है, उस बॉडी के पास एक मोशन होता है, और वो बॉडी कुछ डिस्प्लेस हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि वर्क डन हुआ। ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। वर्क को डिफाइन करते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, और अगर वो ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस हो गया, तो हम बोलते हैं कि वर्क डन हुआ। ठीक है। अभी जैसे समझते हैं इसको, मेरे पास कोई एक एम मास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और हम इस एम मास के ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और एफ फोर्स अप्लाई करने के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्प्लेस हो गया, मतलब ये कुछ दूर ट्रैवल कर गया इस फोर्स के कारण। हम जो फोर्स लगाए हैं उस फोर्स के कारण, ठीक है, ये कुछ डिस्प्लेस हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाए थे, यहां पे नोट कीजिएगा कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाए थे, उसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, तो हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ। ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम एफ फोर्स अप्लाई करते हैं, और एफ फोर्स अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है, तब हम बोल सकते हैं कि वर्क डन हुआ। क्लियर है। यानी कि हमको वर्क डन कराने के लिए अप्लाइड फोर्स अप्लाई करना होगा, और क्या चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट में, वो जो ऑब्जेक्ट है वो एस डिस्प्लेसमेंट, कुछ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक। तो देखिए यहां पे वर्क डन क्या होता है बाबू, कि W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, यानी कि वर्क डन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के। हम जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। आप केवल अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क डन नहीं होगा। याद रखिए, वर्क डन किस केस में हम कंसीडर कर सकते हैं। वर्क डन जब हम फोर्स लगाए किसी ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तभी हम क्या करेंगे, वर्क डन को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए हम बोल रहे हैं, और किन केस में जीरो हो सकता है, या तो हम क्या करें कि हम वर्कडन को जीरो कर दें। वर्कडन जीरो कैसे हो सकता है, जब हम फोर्स को जीरो कर देंगे। अगर फोर्स जीरो हो जाएगा तो वर्कडन जीरो हो जाएगा, हम फोर्स लगाएंगे ही नहीं किसी ऑब्जेक्ट पे, और जब हम फोर्स ऑब्जेक्ट पे नहीं लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा ही नहीं। ठीक है। दूसरे केस में क्या कर सकते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही ना हो, तो जब डिस्प्लेस फोर्स पहले जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो, और जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही ना हो, जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, तो भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे कि अगर हम एक दीवार को, ये मेरे पीछे दीवार है, और हम इसको क्या करें, धक्का दें, पूरा फोर्स लगा दे इस दीवार पे, लेकिन दीवार जो है वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन जो है वो जीरो है। ठीक है बच्चों। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। ठीक है। एंड W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, दोनों पे डिपेंड कर रहा है W क्या है मेरा, वर्क डन। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइनली लिखे तो क्या लिखेंगे बच्चों, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इंटू S।
ठीक है। अब हम जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन लगाना होता है हमको, तो हमको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे W इज इक्वल्स टू K इंटू F इंटू S, वेयर K इज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है, K क्या है बाबू, कांस्टेंट है, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ K इज K का वैल्यू कितना हो जाएगा, K का वैल्यू होगा 1। देयरफॉर अगर K का वैल्यू 1 हो जाता है तो हम लिख सकते हैं कि W इज इक्वल्स टू क्या होगा, F इंटू S, यानी W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, F इंटू S, ठीक है। लेकिन मैं अभी आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो अभी फॉर्मूला आया है W इज इक्वल्स टू F इंटू S, ये फुल्ली ट्रू नहीं है, ये सही नहीं है फॉर्मूला, ठीक है। ये स्पेसिफिक चीजों के लिए ट्रू है। जैसे कि अभी हम बोले थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो जाता है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। सोचो मेरे पास यहाँ पे एक बुक है और बुक पे हम फोर्स लगाएं, ठीक है, और ये बुक जो है वो इसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस हो गया, इसी सेम डायरेक्शन में, जैसे हम फोर्स जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर ये बुक डिस्प्लेस हो गया, उस सिचुएशन के लिए ये फॉर्मूला ट्रू है। लेकिन अगर ऐसा क्या हो कि हम फोर्स लगाएं किसी ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस ना हो, तब हम इस फॉर्मूला से उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को एक दूसरा फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। तो कोई ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम रॉकेट साइंस है, नहीं सीख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, बहुत छोटा सा है और हम आप लोगों को सिखाएंगे। थोड़ा सा इसमें ट्रिगोनोमेट्री भी सिखा देंगे आप लोगों को, तो आप लोग इजीली सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं आएगा। देखिए जैसे कि हम अभी बोल रहे थे आपको कि मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे हम देखिए, ये बच्चा जो है इस ऑब्जेक्ट पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है, इस तरफ इस बॉक्स को खींच रहा है, ठीक है। लेकिन बॉक्स जो है वो इस तरफ नहीं जाके बॉक्स का कुछ डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, बॉक्स ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो देखिए फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, बट डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है बॉक्स का, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है। तब हम यहाँ पे कैसे वर्क डन को निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, ये होता है W इज इक्वल्स टू F इंटू डी, डी यानी डिस्प्लेसमेंट, या S भी लिख सकते हो, F इंटू S कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या, अभी हम लोग इस फॉर्मूला में इसी को सीखेंगे, इसी चीज को सीखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा वर्क डन के बारे में। तो वर्क डन क्या है बाबू, work done on any object is defined as the product of magnitude of the force acting on the body and the displacement in the direction of the force। याद रखिएगा वर्क डन क्या है, वर्क डन है बाबू, देखिए यहाँ पे कि हम लोग वर्क डन को बोलते हैं कि ये मैग्नीट्यूड होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी का, और इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का, वो होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, F इंटू एस, ठीक है। क्या हो जाएगा, F इंटू एस। अभी ये भी बताए थे, इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी कॉजेज नो डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज 0। जैसे हम एक एग्जांपल भी दिए थे, पुशिंग ऑफ ए बॉल, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। तो यानी W इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, F इंटू एस। अभी देखिए हम इसके नेचर पे बात कर लेते हैं कि किस तरह का क्वांटिटी है बाबू। तो वर्क डन जो है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है बाबू। वर्क कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, आप लोग फॉर्मूला से बना लेते हैं ऐसा यूनिट, जल्दी से बना लो। तो W इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, F इंटू एस, है ना। तो इसका ऐसा यूनिट बनाते हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम लोग जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल, जूल्स बोलते हैं, ठीक है। और जूल को डिनोट करते हैं हम लोग जे से, किससे डिनोट करते हैं, जे। यानी वर्क डन का ऐसा यूनिट हो जाएगा बाबू जूल, जिसको जे से हम लोग डिनोट करते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक, सबको समझ में आ गया होगा। और ऐसे कोई भी बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया ये कॉन्सेप्ट, वो वीडियो को फिर से पॉज करें या फिर से रिस्टार्ट करके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। और अगर फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम रहता है, प्रॉब्लम आता है कोई, तो आप कमेंट जरूर करें, लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और मेरी तरफ से पूरा मदद किया जाएगा आप लोगों को, ठीक है।
तो चलिए जल्दी से अब हम लोग सीखते हैं कि क्या हो अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस ना करे। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस ना करे, तब हम इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या है भाई, आप लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, ये कॉस थीटा है क्या। अरे भाई देखो कॉस थीटा कुछ नहीं है, अभी थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अब देखो कॉस जो है ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है। अब हम उतना नहीं पढ़ेंगे यार ट्रिगोनोमेट्री, आप लोग टेंशन मत लो, बस आप लोगों को एक वैल्यू याद रखना है, उस वैल्यू से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आप केवल इस फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा, W इक्वल्स टू एफ इंटू एस को, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, और हम जो वैल्यू अभी बताएंगे, एक चार्ट बताएंगे, उस वैल्यू को याद कर लीजिएगा, आपसे पूरा बन जाएगा, पूरा वर्क डन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा मोड़ा ट्रिगोनोमेट्री जान रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम समझा देते कि ये होता क्यों है, ऐसा ऐसा हम लोग करते क्यों। देखिए हम लोग कॉस थीटा ही क्यों लेते हैं, तो देखिए जरा सा कॉस होता क्या है हम पहले समझा देते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आएगा भी नहीं, ये पूछा भी नहीं जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ते हैं, तो 90 के सामने वाला जो साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोटेनियस। और इस एंगल के लिए अगर हम बात करें, ये एंगल थीटा, क्या थीटा कोई भी एंगल होता है, जैसे आप लोग एक्स बोलते हो, वाई बोलते हो, जेड बोलते हो, कोई भी किसी चीज को डिनोट करते हैं ना किसी सिंबल से, तो वैसे थीटा भी एक एंगल है, जैसे थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री हो सकता है, 15 डिग्री हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है, तो वहां पे एंगल नहीं लिख के हम एक्स जैसे लिखते हैं आप लोग, वैसे हम थीटा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके सामने वाला जो साइड होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और एक हाइपोटेनियस है परपेंडिकुलर, तो आप लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में एक बेस होता है। ठीक है, तो अभी देखो है क्या, ये कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा आप लोग सुने होंगे, है क्या। अरे कुछ नहीं बाबू, ये जो है रेशियो होता है किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो होता है। ठीक है, जैसे देखो हम रेशियो क्या क्या बना सकते हैं, हम रेशियो बना सकते हैं P बाई एच। ठीक है, फिर क्या बना सकते हैं B बाई एच, फिर क्या बना सकते हैं बाबू बताइए तो P बाई बी। ठीक है, P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी। तो देखो इस रेशियो को एक नाम दे दिया गया है, इसको बोलता है सब लोग साइन। P बाई एच नहीं लिख के P बाई एच के बदले क्या बोल दिया जाता है, साइन। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पे B बाई एच है, B बाई एच नहीं लिख के इसको लिख दिया जाता है कॉस। ठीक है, P बाई बी नहीं लिख के इसको लिख दिया जाता है टेन। और इसका उल्टा भी होता है, जैसे ये tan थीटा हो गया, ये cos थीटा हो गया, ये sin थीटा हो गया। ठीक है, इसका उल्टा जैसे h बाई पी करते हैं तो उसको cosec, h बाई बी करते हैं उसको sec, b बाई पी करते हैं उसको cot बोलते हैं। वो सबसे हमको मतलब नहीं, अभी बस याद रखना है कि बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, cos बोलते हैं। अभी देखो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला आया कहाँ से, ये कैसे बनता है ये फॉर्मूला, वो बता रहे हैं, डेरिवेशन दिखा रहे हैं आपको। देखिए अगर आप लोग जैसे कि ये जो प्रॉपर क्लास चल रहा है बच्चों, ये जो प्रॉपर क्लास है ये कम्पिटिटिव लेवल का है, जैसे कि यहाँ पे जो भी पढ़ाई होगा वो टैलेंट टैक्स, फॉर्चुनेट पार्टी, एनटीएससी, इस लेवल का पढ़ाई हो रहा है, तो थोड़ा सा तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा आपको। ऐसे कोई परोस के रिजल्ट नहीं देगा, ऐसे आपको 10 लाख 7 लाख 8 लाख 5 लाख का स्कॉलरशिप ऐसे फ्री में कोई नहीं देगा। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, अगर टैलेंट है तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, और उस टैलेंट को बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको जो बच्चा सब जो एनसीईआरटी में जितना लिखा हुआ है उससे थोड़ा डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा, आपको पियर्सन बनाना पड़ेगा, आपको स्टालिन मल्होत्रा बनाना पड़ेगा, अदर अदर राइटर का बुक बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर एनसीईआरटी और एस चांद में ही आप फंसे रह जाइएगा तो सब लोग तो वही पढ़ रहा है, तो सब लोग स्कॉलरशिप नहीं ले लेगा। तो अगर आपको चाहिए स्कॉलरशिप, आपको कुछ करना है अलग चाहिए, तो अलग आपको पढ़ना भी पड़ेगा, अलग से आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, या ये याद रखिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आगे का पढ़ाई जो है 11 12 का पढ़ाई, जैसे बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, तो उतना आपके पेरेंट्स पे बर्डन ना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अभी से मेहनत करना पड़ेगा, कि आप लोग अपने पेरेंट्स पे एक बर्डन ना दीजिए कि हमको 10 लाख रुपया दीजिए, 7 लाख रुपया दीजिए, 20 लाख। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं
जिनके पेरेंट्स सक्षम भी नहीं हैं कि उसके पीछे वो 10 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 5 लाख रुपया खर्च कर पाए, तो उसमें मेरा दायित्व बनता है कि हम आप लोगों को इस तरह से पढ़ा पाएं, इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाएं कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे और उसको निकाल लें और आपको स्कॉलरशिप मिले और उस स्कॉलरशिप से आप पढ़े। आपके पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर से सारे बर्डन को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग मेहनत करते रहिए। तो यहां तक समझ में आ गया सभी को कि बी बाय एच कॉस क्या है, बी बाय एच, बी मतलब बेस, बेस ऑफ ट्राइंगल, एच मींस हाइपोटेनियस ऑफ ट्राइंगल, बस इतना ही याद रखना। अब फिर हम जो डाटा आपको चार्ट देंगे वो चार्ट याद रखना, बस आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हम बता देते हैं वर्क डन का। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़े बताइए, तो जब तक हम मिटा रहे तब तक एक बार रिकॉल हो जाना चाहिए। अभी हम लोग पढ़े कि फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इंटू सॉरी वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, स्केलर क्वांटिटी है वर्क डन, उसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल, जो कि क्या होता है, न्यूटन मीटर कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अभी देखिए हम लोग समझते हैं जरा सा इस कॉन्सेप्ट को कि यहाँ पे कॉस थीटा कैसे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन था, अभी यहाँ से देखो हम इस साइड पे फोर्स लगाए थे, इधर फोर्स लगाए थे एफ फोर्स लगाए थे बाबू, और डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया था, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, देखो बच्चा का ये दिख रहा होगा तुम लोगों को पिक। तो अभी देखो यहाँ पे इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम बोले थे डेफिनेशन क्या बोलता है कि द वर्क इज द प्रोडक्ट, देखिए पढ़िए, द वर्क इज द प्रोडक्ट of the component of the force in the direction of the displacement and the magnitude of this displacement। यानी कि देखिए कंपोनेंट बोलने का यहाँ पे क्या मतलब, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, जिधर जिस साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस तरफ कितना फोर्स लगा हुआ है, यानी उस तरफ फोर्स का इफेक्ट कितना आया हुआ है। नहीं समझे, जैसे इधर फोर्स लगा, यहाँ 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 पे इस तरफ फोर्स लगा, देखिए यहाँ पे इस तरफ फोर्स लगा है यहाँ पे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस साइड हो गया है, देखिए बच्चों इस साइड कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कुछ इस साइड हुआ, फोर्स कुछ इस साइड से लगा है, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना है कि इस तरफ इस फोर्स का इफेक्ट इस साइड डिस्प्लेसमेंट के साइड कितना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं बाबू, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा कुछ इस तरह से, समझिएगा, ठीक। इधर फोर्स लगा था F, ये मेरा एंगल है थीटा। अब देखो यहाँ पे था ना भाई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल बन गया था, थीटा मान लेते हैं, ये F था, इधर S था, हम नाम दे देते हैं A B और C। अभी देखो यहाँ पे 90 ड्रॉ किए, अभी फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, जैसे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अभी देखिए क्या है कि यहाँ पर ये जो है इस एंगल के लिए ये हो जाएगा P, ये तो हाइपोटेनियस है, याद रखिए राइट एंगल ट्रायंगल में, और ये क्या है, बेस। तो बेस और हाइपोटेनियस के बीच में कौन रिलेशन देता है, कॉस। बेस और हाइपोटेनियस के बीच में कौन रिलेशन देता है, कॉस देता है, अभी पढ़ा था, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय एच होता है। तो अभी हमको निकालना क्या, बेस BC निकालना है, इस साइड इधर कितना फोर्स का इफेक्ट है यही निकालना है, तो BC को निकालना है। तो BC क्या है, यहाँ पर बेस है, BC क्या है, बेस है, ठीक है, और ये F जिस साइड है, F क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो अभी जरा सा हम लिखते हैं, देखिए cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी BC बाय AB, ठीक है, BC बाय AB, ठीक है। एक सेकेंड, कि cos थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए BC के बदले हम BC की तरफ निकालना है फोर्स का, AB के साइड फोर्स था, इसीलिए AB को लिए थे F। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, तो क्या आ जाएगा, देखिए BC इज इक्वल्स टू F cos थीटा, यानी देखिए ये जो F फोर्स लग रहा था, ये जो F फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, F फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था ना, ठीक है, इसका जो कंपोनेंट है वो BC के तरफ कितना आया, F cos थीटा, कितना आ गया बच्चों, F cos थीटा आ गया, ठीक है। तो F cos थीटा आ गया बच्चों, ठीक है, किधर, BC के तरफ। अब फोर्स पता चल गया कि BC की तरफ कितना है, और इधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ था, BC के साइड ही देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, तो ये फोर्स का क्या वैल्यू है अभी, F cos थीटा इनटू इधर डिस्प्लेसमेंट कितना था बच्चों, S, यानी W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, FS cos थीटा। समझे, कोई प्रॉब्लम है किसी को, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा।
यानी W ये जो है ये प्रॉपर फॉर्मूला है, देखिए इससे आपका सारा बन जाएगा, ठीक है, इससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, चलते आगे। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों? एफ एस कॉस थीटा। यहां तक समझ में आ गया। अभी देखो क्या हो कि जैसे तुम लोग, अभी हम एक फार्मूला पढ़ाए थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इधर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट था मेरे पास और हम इस डायरेक्शन में, एम मास का कोई ऑब्जेक्ट था और इस डायरेक्शन में हम एफ फोर्स अप्लाई कर रहे थे और ऑब्जेक्ट जो है इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर गया, एम यहाँ आ गया और डिस्प्लेसमेंट कुछ हो गया, एस डिस्प्लेसमेंट हो गया इसी डायरेक्शन में। तो देखो जरा सा बाबू कि यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी जो हो रहा है ऑब्जेक्ट का वो इसी डायरेक्शन में हो रहा है। यानी अगर हम फोर्स F लगाएं और डिस्प्लेसमेंट S हुआ है तो F और S के बीच में कितना डिग्री का एंगल है? एंगल कितना है? 0 डिग्री का। थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे एंगल को देखना है। एंगल को देखने के बाद आप एक चार्ट याद रखिए, ठीक है, हम यहाँ पे एक चार्ट बना रहे हैं, उस चार्ट को सब लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और इसी से क्वेश्चन आएगा। देखिए हम cos थीटा का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे कि 0 डिग्री के लिए cos का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री के लिए कितना होता है। तो यहाँ पे हम देखिए cos थीटा का वैल्यू लिख रहे हैं, cos, और यहाँ थीटा का वैल्यू लिखेंगे। 0 डिग्री पे निकालना है आप लोगों को, 30 डिग्री का याद रखना है आप लोगों को, 45 डिग्री का याद रखना है आप लोगों को, 60 डिग्री का, 90 का, 120 डिग्री और एक लास्ट 180 डिग्री, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, याद रखिएगा। जैसे थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री हो गया, जैसे इस केस में हुआ था, ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू, यानी cos कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री, यानी cos 0 डिग्री अगर कहीं होगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 होगा, याद रखिए। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। cos 30 डिग्री होता है बच्चों √3/2। cos 45 डिग्री होता है 1/√2। cos 60 डिग्री होता है 1/2। cos 90 होता है 0, याद रखिए। cos 120 डिग्री होता है -1/2, ठीक है। और फिर क्या है? cos 180 डिग्री होता है -1। क्लियर है बच्चों? तो ये चार्ट आप लोग याद रखिएगा और बस देखना है कि फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, ठीक है। बस एंगल को पकड़ना है, कॉस के बदले उस एंगल को रखना है, उस एंगल का वैल्यू रखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि देखिए अभी यहाँ पे F और S के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना है? देखो 0 डिग्री का, 0 डिग्री का एंगल बना है ना। तो क्यों? क्योंकि हम जिधर फोर्स लगाए हैं उधर ही उसी डायरेक्शन में क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई एंगल कब बनता है? जैसे मान लो हम फोर्स ऐसे लगाते इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाता तो कुछ एंगल बनता। ये लाइन सोचो इसी पर आ गया, इसी लाइन पे आ गया तो कोई एंगल नहीं बना, कोई एंगल नहीं बना मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम क्या बोले थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स के डायरेक्शन में ही अगर डिस्प्लेस हो जाए, वो अगर फोर्स के डायरेक्शन में ही अगर डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पे थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए लिखते हैं, F इज इक्वल्स टू F इंटू एस। कॉस कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री। तो cos 0 का वैल्यू देखिए कितना होता है? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F इंटू एस इंटू 1। तो 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते उतना ही होता है। तो क्या आ जाएगा W का फॉर्मूला? F इंटू एस। इसीलिए वहां पे फॉर्मूला लिखा गया था कि W इज इक्वल्स टू F इंटू एस होता है। देख रहे हैं ना, W इज इक्वल्स टू F इंटू एस जो है ये किसके लिए ट्रू है? ये ट्रू है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है और ऑब्जेक्ट अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया, ये फॉर्मूला उसी चीज के लिए ट्रू है। अगर किसी और डायरेक्शन में मान लो 30 डिग्री के एंगल पर डिस्प्लेस होता या 45 पे होता या 60 पे होता या 90 पे होता, 120 पे होता, 180 पे होता, ठीक है, तो उसके लिए ये ट्रू नहीं है। उसके लिए हमको यहाँ पे फिर से ये पुट करना होगा cos थीटा वाला वैल्यू, तब जाके ये ट्रू होगा। तो ये F इंटू एस जो आपके बुक में लिखा हुआ वो पूरा सही फार्मूला नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वर्क डन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो देखिए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए कि सर प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, हम जरूर आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से अभी हम लोग
एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ गया, इसी से रिलेटेड, W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस से। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन कॉजेज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर इन ए बॉडी इट्स ऑन डायरेक्शन। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा है किसी ऑब्जेक्ट पे और वो 2 मीटर क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट करवाया है अपने डायरेक्शन में, मतलब जिधर फोर्स लगा है उधर ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। फोर्स से क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, इसी फोर्स के कारण जो वर्क डन हुआ वो निकालना है आपको, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ऑन डायरेक्शन मतलब उसी डायरेक्शन में हुआ, तो cos थीटा वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस वाला फार्मूला, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, तो F यहाँ पर कितना है, देखिए जो न्यूटन में दिया हुआ होगा वो क्या होता है, फोर्स, तो F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, ठीक है। और मीटर में जो है वो डिस्प्लेसमेंट, तो ये 2 मीटर, तो कितना आ जाएगा, आप लोग जल्दी से आंसर बता दीजिए। F के बदले 10 इंटू 2 यानी 20 जूल इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ आंसर लिखा हुआ भी था, आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 20 जूल। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन है मेरे पास, अभी 4 क्वेश्चन है, ठीक है। और 4 क्वेश्चन करने के बाद एक बार समराइज कर लेंगे कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े और फिर क्लास आज एंड कर देंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन है, एक इंजन है, एन इंजन वर्क 54,000 जूल वर्क बाय एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑफ 6,000 न्यूटन ऑन इट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोर्स। तो देखिए सिंपल है बाबू, समझिएगा, बस यूनिट से आप पता कर सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। जूल किसका यूनिट होता है, वर्क का, वर्क बोला भी है, तो W इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 54,000 जूल, ठीक है। न्यूटन किसका होता है बाबू, फोर्स का, तो F इज इक्वल्स टू 6,000 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो W इज इक्वल्स टू क्या जानते हैं बताइए, F इंटू एस, तो S निकालना है, तो S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, W बाय F, तो W हो गया 54,000 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 6,000, ये 30 कैंसिल, ये कट गया, तो कितना होगा 9 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, 9 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों, 9 मीटर हुआ, ठीक है। आप लोगों से बन गया होगा, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जरा सा पढ़िएगा इसको। क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री होगा, यहाँ 600 लिख दिया, ये 60 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू 2 मीटर अलोंग द सरफेस ऑफ द फ्लोर, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन कैलकुलेट करना है। नाउ लेट द फोर्स और पुलिंग एक्ट ऑन द बॉडी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मान लो यहाँ 30 डिग्री, 300 है, 30 डिग्री with the horizontal, what is the value of force the displace the body 2 meter along the surface of the floor। ठीक, दो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे अभी, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है बाबू, देखो जरा सा, एक फोर्स है जो कि कितना है, एक फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो दो चीज हमको यहां से अभी पता चल गया कि फोर्स जो है वो है 10 न्यूटन का, और वो कितने डिग्री के एंगल पे एक्ट हो रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री के एंगल पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ठीक है, द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है बॉडी। अब बॉडी जो है 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, देखो बाबू यहाँ पर ऐसे है, देखो यहाँ ये फोर्स इधर लगा है, कितना लगा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, कितना डिग्री पे लगा था, 60 डिग्री पे लगा था। ऑब्जेक्ट 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है, यानी S का वैल्यू कितना है, 2 मीटर। तो अभी हम आपको पढ़ाए थे ना फॉर्मूला, W इज इक्वल्स टू क्या होता है, FS cos थीटा, तो वर्क डन ही निकालने बोल रहा था, देखिए ना क्या निकालने बोला जा रहा था, वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन, क्या निकालने बोला जा रहा था बाबू, वर्क डन, तो वर्क डन निकालना था, W इज इक्वल्स टू F इंटू एस, तो W इज इक्वल्स टू F, F के बदले कितना पुट करेंगे, 10 न्यूटन, तो 10 इंटू एस, एस के बदले कितना पुट करना है, 2 मीटर, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री। अब देखो भाई ये cos 60 डिग्री का वैल्यू देख लो, चार्ट में हम बनाए थे, cos 60 का वैल्यू कितना है, देखो 1/2 है ना, cos 60 के बदले हम कितना पुट कर सकते हैं, 1/2। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे, तो W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10 इंटू 2 इंटू 1/2, ये कट गया, यानी 10 जूल का वर्क डन होगा, 10 जूल का होगा। तो एक क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, देखो बच्चों एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और एक क्वेश्चन था, बोलता नाउ लेट द फोर्स और द पुलिंग एक्ट ऑन द मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब बोलता है अगर थीटा 30 डिग्री हो जाए, क्या बोल रहा है बच्चों, थीटा अगर 30 डिग्री हो जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है, टू डिस्प्लेस द बॉडी 2 मीटर। तो बोलता है क्या कि अगर एंगल जो है वो कितना डिग्री का हो जाए, 30 डिग्री का हो जाए, फोर्स उतना ही रहे, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स टू डिस्प्लेस द बॉडी 2 मीटर अलोंग द सरफेस ऑफ द फ्लोर, 2 मीटर उसको मूव कराने में तब कितना
फोर्स हमको लगाना पड़ेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू 2 मीटर ऑफ द, तो यहाँ पे फोर्स को पूछ रहा है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। बोलता है कि एक फोर्स लग रहा है, लेट द फोर्स और पुलिंग एक्ट ऑन द बॉडी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री पे लग गया, ठीक है, विद द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पे लग गया, ठीक है बच्चों। और बोलता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स टू डिस्प्लेस द 2 मीटर, डिस्प्लेस कराने में कितना हमको फोर्स का जरूरत होगा। तो हम मान लेते हैं कि अगर एनर्जी जो है वो 10 जूल के ही इक्वल है, वर्क डन अगर 10 जूल का ही करेगा, 10 जूल ही वर्क डन मान लेते हैं, ठीक है। तब फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फिर से निकाल देंगे, देखिएगा W इक्वल्स टू क्या होता है बाबू, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइड में बना दे रहे हैं, देखिए उधर स्पेस नहीं, तो W इक्वल्स टू 10 जूल W का वैल्यू रख रहे हैं, क्या कि हम सोच रहे हैं कि इतना ही वर्क डन होगा, ठीक है। और F के बदले F लिख देते हैं, S के बदले 2 लिख देते हैं, और कॉस थीटा कितना वैल्यू हो जाएगा, कॉस यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, कॉस का वैल्यू हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो tan इज इक्वल्स टू एफ इंटू 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तुम लोग चार्ट में देख लेना, तो देखो f का वैल्यू कितना हो जाएगा, f का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10/√3, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/√3, याद रखिएगा 10/√3 होगा फोर्स का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक जल्दी से सॉल्व करेंगे हम लोग। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री है, यहाँ 300 हर बार प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 30 डिग्री है, थीटा यानी कितना है बाबू 30 डिग्री का है, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेस इट हॉरिजॉन्टली थ्रू 6 मीटर, 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एस इज इक्वल्स टू 6 मीटर है, ठीक है। अब फोर्स भी दे दिया आपको कि 5 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन, तो वर्क डन कैलकुलेट करना है यार, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा होता है, तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F के बदले 5 और इसके बदले 6 इंटू कॉस कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, तो W इज इक्वल्स टू बाबू 5 इंटू 6 30 लिख देते हैं, इंटू क्या होगा कॉस 30 का वैल्यू √3/2, ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया, कितने 15 टाइम्स में, तो आ जाएगा आंसर 15√3 जूल, देखिए यहाँ पे आंसर है 15√3 जूल। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए बहुत सुंदर। तो आज हम लोग क्या देखे कि वर्क डन के बारे में पढ़े, वर्क डन का फार्मूला डिराइव करके देखे हम लोग, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए, आप लोग भी अलग अलग बुक से क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, उस क्वेश्चन को लिखिए, हम जरूर आपको उस क्वेश्चन को बनाने में मदद करेंगे। और देखिए एक बार समराइज कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, जरा सा देख लेते हैं वर्क के बारे में। तो देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़े बच्चों, आज पढ़े वर्क के बारे में, वर्क, तो वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूस मोशन ऑफ ए बॉडी, सही बात है, अगर वर्क डन तभी होगा जब क्या होगा कि कोई भी फोर्स किसी बॉडी में मोशन करवाए, मोशन करवाएगा तभी नहीं ये बॉडी डिस्प्लेस होकर यहाँ तक आएगा, ठीक है। बोलता है वर्क डन इन मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सर्टेड फोर्स ऑफ द ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सही बात है। फिर वर्क का फॉर्मूला है यहाँ पे, रिवाइज कर लीजिए। फिर क्या लिखा है देखिए, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क क्या है स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसका ऐसा यूनिट देखिए अभी क्या है जूल है। अब देखो यहाँ पे 1 जूल ऑफ वर्क को कैसे बोल रहा है कि अगर 1 जूल का वर्क हम तभी बोलेंगे जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम बोलेंगे कि वहां पे 1 जूल का वर्क हुआ, ठीक है। अब देखो इसको कल पढ़ाएंगे हम लोग कि वर्क जो है निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव वर्क डन के बारे में कल समझाएंगे, आप लोग पढ़ लीजिए, तब तक अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे पॉजिटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। फिर हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, ठीक है, फिर हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है, तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बाबू वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल के क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।